भूतपूर्व सैनिकों ने कर दिखाया कमाल। जी हां दोस्तों, अचानक से स्टेज पर पहुंचा भूतपूर्व सैनिक। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के बीच निकल कर आ रही है। जी हां, अचानक से भूतपूर्व सैनिक पहुंचा स्टेज पर और वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर मोदी सरकार के सारे झूठे वादों का पर्दाफाश कर दिया। जी हां, आप सभी को पता भी होगा वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर मोदी सरकार हमारे पेंशन धारकों के साथ क्या कर रही है। यहां पर जो हमारी पेंशन 6 महीने पहले वाइज हो जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। दोस्तों, वीडियो आपके काम की है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। जिन जिन पेंशन धारकों को वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का लाभ होने वाला उन सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आप सभी के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। दोस्तों, आपकी जो पेंशन बढ़ेगी रिवीजन को लेकर आखिरकार क्या मोदी सरकार के ऊपर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने आरोप लगाए और क्या कहा, क्या मोदी सरकार वादों से मुकर गई, उसके ऊपर भी आपको इस वीडियो में बातचीत देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। हम सीधे चलते हैं लाइव भूतपूर्व सैनिक के साथ, जहां पर लाइव भाषण लाइव ऐलान यहां पर हो रहा। आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, पूर्व सैनिकों का कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा पर नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बोलेंगे। मैं सिर्फ 2-4 शब्द कहूंगा कि आज जो भारतवर्ष का इमेज है वो एक घायल हाथी की तरह है। हम दिखने में बड़े हैं, दिखने में ताकतवर हैं, लेकिन छोटे से छोटा जानवर भी दांत मार के चला जाता है। सिक्योरिटी के कई पहलू हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ऊर्जा की सुरक्षा, डिप्लोमेसी और मिलिट्री की तरफ से सुरक्षा। मैं इतना कहूंगा कि तोपें और टैंक लड़ाई नहीं जीतते हैं, वो अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन लड़ाई जीतते हैं सैनिक, आप लोग। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको याद दिला दूं, रेजांगला की लड़ाई, जिसमें इस अहीरवाल इलाके के 123 सैनिक अपने मोर्चे में दुश्मन के खिलाफ तैनात रहे और उन्होंने दुश्मन की इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया कि वो चुशूल के एयरफील्ड पर कब्जा कर सके। उन 123 सैनिकों में 114 अपने मोर्चे में अपनी जान का उन्होंने बलिदान दिया। हथियार उनके पास भी वही थे जो हमारे पास नीफाम या कहीं और थे। अगर वो अपनी टास्क कामयाबी से कर पाए तो वो उनके मनोबल का नतीजा था, उनकी अच्छी लीडरशिप जो मेजर शैतान सिंह ने प्रदान की उसका नतीजा था। आज कोई नहीं कह सकता कि हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। और एक छोटा पड़ोसी देश हमारे इलाके में आके हमारे सिपाहियों को गर्दन काट के ले जाता है, फिर आते हैं और हमारे सिपाहियों को हताहत करते हैं, और घंटों के अंदर जब हम शव भी नहीं निकाल पाए हैं, हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि इन सब से जो हमारा वार्तालाप का प्रोसेस है वो अपसेट नहीं होगा। इन बातों से उन सैनिकों के मनोबल पर जो असर पड़ता है वो आप खूब पहचान सकते हैं। हमको पाकिस्तान के बारे में 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली बात, पिछले 66 साल से पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई की हालत में है। कई बार वो लड़ाई खुलेआम होती है, 4 बार हो चुकी है। जब उसको यकीन हुआ
वो लड़ाई हमारी सेनाओं से नहीं जीत सकते हैं, तो आज वो पर्दे के पीछे से नो रिस्क वाली बात, जहां उसको खतरा ना हो, आतंकवाद के जरिए और प्रॉक्सी वार के जरिए वही लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि पड़ोस में दोस्ताना ताल्लुकात रखने अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ वही हाथ मिलाएगा जो एक मजबूत बाजू से निकला होगा। वो संकेत उसे जाना चाहिए। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, अगर हम ये मानते हैं कि चाइना हमसे मजबूत है, तो हमें अपने बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव करना ही चाहिए। अब नई माउंटेन कोर खड़ी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों के बारे में सोचना चाहिए। जो दो और देश हैं जिनके विचार हमसे मिलते जुलते हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, उनके साथ हमारी संधियां होनी चाहिए। संधि होना कोई कमजोरी नहीं है, मजबूत देश भी संधियां करते हैं। दूसरे महायुद्ध में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मजबूत देश थे, उन्होंने भी जर्मनी के खिलाफ संधि करके लड़ाई जीती थी। अभी मैं आता हूं आज के दूसरे विषय पर, वेलफेयर पर। एक सैनिक का काम मुश्किल है, जोखिम भरा है और जानलेवा भी है। हर सैनिक जब भर्ती होता है तो एक ब्लैंक चेक देश के नाम साइन करता है, उसको देश कभी भी इनकैश कर सकता है, क्योंकि उसका काम मुश्किल और खतरनाक है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे मुल्क उस सैनिक की जिम्मेवारी उस दिन से जब वो वर्दी डालता है, उस दिन तक जब उसका दाह संस्कार होता है, वो सरकार की जिम्मेवारी होता है। हमारी सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पूर्व सैनिकों को सरकार एक सौतेले बेटे की तरह समझती है और वही बर्ताव करती है। हमारे 85% सैनिक 40 साल की कम उम्र में घर भेज दिए जाते हैं, क्योंकि हम सेना को युवा रखना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन। ये डिमांड 30 साल पुरानी है। आज तक बार बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद सरकार ने इस डिमांड को नहीं माना है। ये डिमांड महज पैसे की नहीं है, ये डिमांड बराबरी और न्याय की है। और क्योंकि डिमांड वाजिब है, ये मेरा मानना है कि सरकार को कभी न कभी ये डिमांड माननी पड़ेगी। मुझे याद है 2009 में हमारे जंतर मंतर के मंच पर अडवाणी जी आए थे इलेक्शन से पहले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, जो मैं अभी भी दोहराता हूं। उनका कहना था कि अगर जनता हमें सत्ता में आने का मौका देती है तो हम और कुछ दें या ना दें, 1 रैंक 1 पेंशन जरूर देंगे। ये उम्मीद की जाती है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी वही वायदा याद रखेगी जिस तरीके से पिछली बार मैनिफेस्टो में इस डिमांड को डाला गया था, वो इस बार भी डाला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हर पूर्व सैनिक का, हर सैनिक का, जो भी भविष्य का पूर्व सैनिक है, उसका आभार, उसकी शुभकामनाएं और उसका सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। अलग है हमारे लिए एक अलग से पे कमीशन होना चाहिए। ये डिमांड सरकार ने मानी है, लेकिन इस पर अमल होना भी बाकी है। तीसरी डिमांड, एक पूर्व सैनिकों का आयोग, कमीशन होना चाहिए, जिसके पास ये संवैधानिक ताकत हो कि जो भी योजना केंद्रीय सरकार बनाती है, सब राज्य उसको
मानने पर मजबूर हों। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरी अगली डिमांड जो है वो है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको 60 साल तक की उम्र में नौकरी में रखा जाता है। उसी तरीके से पूर्व सैनिकों को भी सरकारी नौकरी में रखा जाए। जस्ट एक मिनट, सरकारी नौकरी में रखा जाए। नौकरियां बहुत हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, रोडवेज है। जब हम रिटायर होते हैं हम डिग्री और डिप्लोमा लेके नहीं आते हैं, लेकिन हम वो हुनर लेके आते हैं वफादारी का, अनुशासन का और सिंसेरिटी का। उसकी पहचान हो। और जब तक जिन लोगों को ये सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। मेरा सुझाव है, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जो हम लिख के भी देंगे, कि जो लोग 45 साल की उम्र से कम रिटायर किए जाते हैं उनको 60 साल तक की उम्र तक 100% जो उनकी तनख्वाह थी उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। इसमें हमारे हवलदार तक के सब रैंक शामिल हो जाएंगे। जो 45 से 55 तक रिटायर होते हैं उनको 80% पेंशन मिलनी चाहिए। आखिरी मेरी सलाह है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में नुमाइंदे होने चाहिए। दोस्तों, अब हमारे भूतपूर्व सैनिक आराम से नहीं बैठने वाले, यानी कि जब तक हमारा पेंशन रिवीजन का फायदा, हमारी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ हमें नहीं मिल जाता, तब तक हमारे भूतपूर्व सैनिक इसी प्रकार से हमारे खिलाफ जो है मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।